हाँ जी विकास, तो हम आज शुरू करते हैं रिवीजन लेक्चर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, जिसमें हमारे कोर्स में सिर्फ हेरिडिटी ही है, तो हम वही पढ़ेंगे। जैसा कि हमको रिप्रोडक्शन प्रोसेस ने बताया कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है एक ऑर्गेनिज्म के ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ताकि वो ऑफस्प्रिंग्स जो है प्रोड्यूस करता रहे, और जब भी ऑफस्प्रिंग आते हैं तो उनके अंदर बहुत छोटा सा वेरिएशन आता है। ये वेरिएशन और भी कम होता है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कुछ प्लांट्स के अंदर, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, स्पेशली एनिमल्स के अंदर। एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होता है, जब ये सारे वेरिएशंस एक ह्यूज नंबर ऑफ ईयर्स में इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं टॉपिक की, दैट इज हेरिडिटी इन accumulation of variations during reproduction। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, तो वेरिएशन आता है। उन वेरिएशंस की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं हेरिडिटी इन्वॉल्व करती है इनहेरिटेंस किसका? बेसिक बॉडी डिजाइन का, जो सिमिलर है। मतलब सारे ह्यूमन बीइंग्स के दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ सटल चेंज भी आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। मतलब ऑफस्प्रिंग्स की टोटली शक्ल या स्ट्रक्चर पेरेंट से 100% मैच नहीं करता। 90% करता है, 80% करता है, 85% करता है, 95% करता है, 99% करता है, पर वेरिएशन होता जरूर है। और ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब ये जो नई जनरेशन आती है, जब वो रिप्रोड्यूस करती है, तो सेकेंड जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका भी बॉडी डिजाइन सेम होता है, बट डिफरेंसेस जो वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड न्यूली डेवलप, वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमारी शक्लें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से काफी ज्यादा डिफर करती हैं। यस, कुछ केसेस में वो मैच भी करती हैं, पर काफी ज्यादा डिफर भी करती हैं। लेट सी अ सिंगल पेरेंट बैक्टीरिया जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करके दो इंडिविजुअल्स बनाता है, और वो दो इंडिविजुअल दोबारा रिप्रोड्यूस करके चार इंडिविजुअल बनाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये जितने भी इंडिविजुअल बन रहे हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर, एंड इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत माइनर होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो, ये क्यों होते हैं? ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। ये जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब 98% टू 99% सेम ही होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है, वो थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा डाइवर्सिटी आती है जब पेरेंटल डीएनए आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करके नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अलग अलग एडवांटेजेस भी मिलती हैं। जैसे अब जितना भी वेरिएशन है फिशेस का, बेटा वो उनको
अडेप्ट करवाता है पानी के अंदर रहने में, और जितना भी वेरिएशन है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो उनको अडेप्टिव बनाता है लैंड में रहने में। काश कुछ ऐसा होता कि हमारे पास दोनों की कैपेबिलिटीज होती तो हमारे लिए स्विमिंग जो है वो और ज्यादा आसान हो जाती, तो प्रोबेबली हम पानी के अंदर भी रह सकते होते। बट ये वेरिएशन जो लाखों करोड़ों सालों में इकट्ठी होती रही, उसने दोनों स्पीशीज को बिल्कुल अलग ही कर दिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट को विथस्टैंड कर सकते हैं, तो उनका सर्वाइवल रेट हीट वेव में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो हीट वेव को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हेंस वो क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। तो मतलब ये हो गया कि ये जो वेरिएशन है वो लीड करता है एक नए कैरेक्टर्स के साथ जो सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बेनिफिशियल होते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होते हैं, या फिर ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या फ्रॉम वन जनरेशन टू द सक्सेसिव जनरेशन। इट डिसाइड्स कि ह्यूमन जो है वो ह्यूमंस के बच्चे ही देंगे, बर्ड्स जो है वो बर्ड्स ही प्रोड्यूस करेंगे। कहते हैं द कैरेक्टर्स जो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। इसमें बेसिक चीजें क्या होती हैं, जैसे हाइट, स्किन कलर, शेप ऑफ द फेस एटसेट्रा। तो फिर इनहेरेंट कैरेक्टर्स या ट्रेट्स क्या होते हैं, चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को रिसेंबल करते हैं पर उनके जैसे नहीं होते। तो ये जो डिफरेंसेस हैं या डिसिमिलैरिटीज हैं बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन या इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन कहते हैं। और जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करती है साइंस में हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। इसके ऊपर हमारे एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हैं मेंडल, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब शुरू से ही हम देखते थे कि बेटा जिस भी विलेज के अंदर कोई भी काऊ ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है तो दूसरे विलेजर्स जो थे वो उसी काऊ के पास अपनी फीमेल काउस लेकर आते थे या मेल काउस लेकर आते थे, सो दैट इंटरब्रीडिंग की वजह से नई काउस की जो ब्रीड आएगी वो ज्यादा बेटर होगी। ऐसे ही बेटा हॉर्सेस भी काफी यूजफुल हुआ करते थे, क्योंकि वो कम्यूटिंग पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हॉर्सेस ही यूज होते थे। इसलिए जिसके हॉर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड काफी अच्छे स्टेमिना के साथ है तो उन हॉर्सेस को आपस में ब्रीड कराया जाता था ताकि जो नए ऑफस्प्रिंग्स आए हॉर्सेस के वो उनके जैसे हो। तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही होता जा रहा है हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट, तो कोई नया नहीं है। बट इन ह्यूमंस फादर एंड मदर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से हर ट्रेट उस बच्चे में इन्फ्लुएंस हो सकता है फ्रॉम बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल साइड। लेकिन दोनों में से जिसका ट्रेट हमने पहले भी पढ़ा है जो ज्यादा डोमिनेंट होता है बेटा, उसका एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। दस हर ट्रेट के लिए हमारे पास दो वर्जन्स होते हैं, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। अ साइंटिस्ट नेम्ड गेर्गर जोहान मेंडल कंडक्टेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिनके रिजल्ट्स हमारे पास काफी टाइम के बाद आए थे आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि उनकी डेथ के बाद ये पूरी स्टडी जो थी वो छुप गई थी तो वो ओपन में नहीं आई थी। कहते हैं मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए थे ऑन अ प्लांट, गार्डन पी प्लांट पाइसम सैटिवम, जो एक हर्मोफ्रोडाइट है और दोनों सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर पॉसिबल होता है। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे जो विजिबल थे, जो देख के ही पता लगाए जा सकते हैं, जैसे
एक कैरेक्टर हो गया टॉल शॉर्ट, एक हो गया राउंड रिंकल्ड, एक हो गया वाइट वायलेट एंड सो। मेंडल ने कंफर्म किया कि जो प्लांट्स को स्टडी कर रहा है वो ट्रू ब्रीडिंग है और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से आए हैं, और बाद में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट भी उन कैरेक्टर्स को किया। कहते हैं क्रॉस ब्रेड प्लांट्स का जब वो करते हैं तो ऐसे केस में उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड, जो हमारे पास F2 जनरेशन में आता है। द क्रॉस जिसके अंदर दो फॉर्म्स सिंगल कैरेक्टर की होती हैं या ट्रेट की होती हैं, उनको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब टॉलनेस और शॉर्टनेस, ये सिंगल कैरेक्टर है। तो हमने एक प्लांट टॉल लिया, एक प्लांट शॉर्ट लिया, तो बेटा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। एंड उन्होंने बताया कि हर कैरेक्टर एक यूनिट की तरह है जिसको फैक्टर कंट्रोल करता है, जो क्या कैरी करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जिसको आज हम क्या कहते हैं, जीन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर इट इज द जीन्स जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। उस टाइम पर उन्होंने इसका नाम क्या रखा था बेटा, फैक्टर रखा था। तो किसी को कोई चीज पूछनी है तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल की स्टडी उन्होंने कुछ लॉज बनाए जिनको हम क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, वो कहते हैं कि हर कैरेक्टर इंडिविजुअल के अंदर इज डिटरमाइंड टू फैक्टर्स जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स। कहते हैं द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज एलील्स। तो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर दोनों एलील्स सेम होते हैं उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे टीटी मतलब क्या हो गया, प्योर टॉल, या छोटा टी तो मतलब ये क्या हो गया, प्योर शॉर्ट। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर सेम एलील्स है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, होमोजाइगस। और जिनके अंदर डिफरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। यहाँ पे जो कैपिटल टी है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट मानते हैं, और डोमिनेंट ट्रेट की वजह से वो अपने कैरेक्टर को, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा कर लेता है। तो यहाँ पे दोनों अलील्स डिफरेंट है, बोथ डिफरेंट अलील्स, इसलिए ये क्या है, हेटेरोजाइगस। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये क्या होता है, आउट ऑफ द दो ऑल्टरनेटिव फैक्टर्स सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाता उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। इसमें हमारे पास पहला लॉ होता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, जो कहते हैं कि अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स या जीन्स रिमेन्स टुगेदर, लेकिन वो सेपरेट या सेग्रीगेट कर जाते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। समझ में आया? तो सिर्फ एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो क्या कर जाते हैं, अपने आप को सेपरेट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास सेकंड लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि फैक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स के इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डू नॉट रिमेन लिंक्ड इन द ऑफस्प्रिंग, बट दे आर रीअरेंज रैंडमली, जिसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसी को इसमें से कुछ पूछना है?
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हमने लिया सिंगल कैरेक्टर का, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने पहले एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, जो ट्रू ब्रीडिंग है, मतलब प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है। और जब उसको क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स जो आए F1 प्रोजेनी के अंदर वो सब टॉल थे। तो कोई भी मीडियम हाइट प्लांट जो था वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ सारे टॉल प्लांट्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पेरेंट का ट्रेट या कैरेक्टर जो है वो F1 प्रोजेनी में एक्सप्रेस हुआ। तो ये देखिए बेटा प्योर टॉल, ये हो गया बेटा प्योर ड्वार्फ। इनको जब क्रॉस किया तो कैपिटल टी छोटा टी, कैपिटल टी छोटा टी, कैपिटल टी छोटा टी, कैपिटल टी छोटा टी। तो इसके अंदर सारे जो है वो क्या आ गए, ऑल टॉल प्लांट्स आ गए। मतलब F1 प्रोजेनी में कोई भी रिसेसिव ट्रेट वाला नहीं था। ये तो देखने में हमें पता चला। लेकिन F2 प्रोजेनी में जब हमने इनको क्रॉस किया तो हमने देखा कि 1/4 ऑफ देम शॉर्ट आए। ये देखो बेटा, ये हो गया कैपिटल टी छोटा टी, ये वाला क्रॉस इधर कर लिया, ये वाला हमने इधर कर लिया। तो हमने देखा कि 1/4 जो थे वो क्या थे, शॉर्ट थे। अगर 1/4 शॉर्ट थे और वो F1 में नहीं आए, इसका मतलब है शॉर्ट जो अलील था या जो रिसेसिव एलील था या जीन था वो F1 जनरेशन में भी था, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो दिस शोज कि दोनों टॉलनेस और शॉर्टनेस कैरेक्टर्स जो थे वो F1 प्रोजेनी में थे, लेकिन सिर्फ टॉलनेस जो था वो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, जिससे प्रूव हो गया कि F1 में भी 2 कॉपीज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब ये दोनों कॉपीज आइडेंटिकल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज। तो बोथ टी एंड कैपिटल टी एंड छोटा टी आर टॉल, but only small t and small t are short or dwarf. In fact, वो कहते हैं कि सिंगल कॉपी डोमिनेंट ट्रेट की इनफ है किसी भी प्लांट को टॉल बनाने के लिए, लेकिन शॉर्ट कैरेक्टर के लिए दोनों शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे, तो ही वो अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। कुछ पूछना है किसी ने? लेकिन जब उन्होंने 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्स करके क्रॉस किया, दैट इज टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल सीड, तो उन्होंने देखा कि F1 प्रोजेनी में सारे टॉल और क्या थे, राउंड सीड्स के साथ थे। वही जैसा F1 प्रोजेनी मोनो हाइब्रिड में आया, सेम हैपेंड इन F1 प्रोजेनी ऑफ डाई हाइब्रिड। इसका मतलब था कि टॉलनेस और राउंड सीज जो है वो क्या थे, डोमिनेंट ट्रेट थे। लेकिन जब F1 प्रोजेनी को यूज किया गया टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 प्रोजेनी के अंदर सारे टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स एंड नॉट सारे, मतलब कुछ टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स एंड कुछ शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल सीड्स भी आए। इसके अलावा कुछ मिक्सचर्स भी आए इसके अंदर, जहां पे टॉल एंड रिंकल्ड भी थे और जहां पे शॉर्ट एंड राउंड सीड्स भी थी। इसीलिए टॉल या शॉर्ट और राउंड सीड एंड रिंकल सीड्स जो है ये इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, इनहेरिटेड। इसलिए हमारे पास इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट ऑफ लॉ आया था जो हमने अभी पढ़ा था। तो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स जो हमने लिए थे, शेप एंड कलर ऑफ द सीड्स का, वो यहां पर आ गया। मेल पी प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर, तो ये आ गया राउंड एंड येलो कलर, और ये आ गया रिंकल एंड क्या आ गया, ग्रीन कलर।
तो ये आ गया हमारे F1 प्रोजेनी में राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो एंड राउंड येलो। और F2 प्रोजेनी में हमारा रेशियो कितना आता है 9:3:3:1। तो ये रेशियो आपको याद रखना होगा, जिसका क्रॉस हमने आपको दिखा दिया। अब वो कहते हैं हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। कहते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो तब होता है जब डीएनए इंफॉर्मेशन देता है थ्रू अ जीन। इनफैक्ट प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है। प्लांट का पास हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। अगर हम एक एंजाइम की बात करें एग्जांपल लेके, जो इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, अगर तो ये एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करेगा तो लॉट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होगा और प्लांट जो है वो क्या होगा, टॉल। लेकिन वो जीन जो इस एंजाइम को सिग्नल देता है उसमें ऑल्टरेशन आ गया तो वो एंजाइम को लेस एफिशिएंट बना देगा, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ हार्मोन ज्यादा ट्रिगर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट को। इफ द रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ठीक है तो इसका मतलब है दोनों पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सही है। दैट मीन्स दोनों पेरेंट जो है वो अगर इक्वल करते हैं तो इसका मतलब है वो सेम एक एक कॉपी अपने जीन की फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट के पास दो सेट ऑफ सारे जीन्स होते हैं, वन उसमें से हर पेरेंट से वो इनहेरिट करते हैं। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। उसमें से भी 50% एक पेरेंट से और 50% दूसरे पेरेंट से आता है। आगे बात करते हैं। कहते हैं जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनके पास दो कॉपीज होती हैं एक जीन की, लेकिन जर्म सेल के पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ जीन होता है। अगर प्रोजेनी प्लांट्स जो अबव एग्जांपल में हमने पढ़े हैं उनके पास सिर्फ एक होल जीन होता सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट ढंग से काम नहीं कर सकता था, क्योंकि दो कैरेक्टर्स कैपिटल आर एंड येलो, मतलब राउंड एंड येलो, वुड बी लिंक्ड टू ईच अदर, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, है ना। तो कई जगह पे राउंड एंड रिंग, राउंड एंड ग्रीन भी आ रहा था और कई जगह पे येलो एंड रिंकल भी आ रहा था। तो ये अगर अलग अलग ट्रेट्स मिक्स होके आ रहे हैं, इसका मतलब है राउंड एक अलग ट्रेट है और येलो या ग्रीन एक अलग ट्रेट है। दिस मीन्स दैट हर जीन इज अ सेट के फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होता है और सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए का, बट इट हैज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो डीएनए भी एक पेयर होता है, ठीक है ना, जिसके पास एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का जो इनहेरिट मटेरियल्स को कैरी करता है। इसलिए हर सेल के पास दो कॉपीज होती हैं हर क्रोमोसोम की, जिसके अंदर एक वो मेल के पेरेंट से आती है, एक फीमेल पेरेंट से। Every germ cell will take only one chromosome from each pair and these may either be maternal or paternal in origin. कहते हैं जब दो जर्म सेल कंबाइन करते हैं ये रीस्टोर करते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। अगर वो दोनों 50% पेरेंट से लेंगे तभी तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर
पूरा मटेरियल आएगा। अगर वो सारा मेल से ले लेगा, सारा फीमेल से ले लेगा, तो बेटा अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल डबल हो जाएगा, जो वो स्पीशीज संभाल नहीं पाएगी, जो वो सेल जो है वो संभाल नहीं पाएगा। इससे स्टेबिलिटी डीएनए की इंश्योर होती है फॉर अ गिवन स्पीशीज, एंड ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यूज दिस मैकेनिज्म। अपना जेनेटिक मटेरियल बैलेंस करने के लिए उनको 50% मटेरियल एक पेरेंट से लेना होता है और 50% दूसरे पेरेंट से लेना होता है। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो इसमें? फिर हम बात करते हैं इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की। कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम्स जो कैरी करते हैं जीन फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर, और जो बाद में किसी पर्सन का सेक्स डिटरमाइन करता है, उन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये दो टाइप के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पोजेस करता है जीन फॉर फीमेल सेक्स और वाई क्रोमोसोम करता है फॉर मेल सेक्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक पेयर के जो होता है इसके अंदर वन पेयर में, इस पेयर को हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और उसमें से जो एक पेयर होता है उनको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। नाउ जेनेटिक इज इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग सेक्स ऑफ अ पर्सन। अब मेल के पास अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। हाफ ऑफ द मेल गैमीट और स्पर्म विल हैव एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर हाफ विल हैव व्हाट? वाई क्रोमोसोम। लेकिन फीमेल के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब सारे जो है उनके पास कौन से होंगे? एक्स क्रोमोसोम। नाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड करता है कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन में। अगर स्पर्म सेल जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज करता है ओवा को जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो दो चाइल्ड विल बी फीमेल। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम स्पर्म सेल वाला एक्स क्रोमोसोम और फीमेल ओवा का क्या करता है? कंबाइन करता है, तो उससे क्या आता है? मेल ऑफस्प्रिंग। इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज द फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ऑल चिल्ड्रन के पास एक्स क्रोमोसोम तो आएगा ही आएगा मदर से, रिगार्डलेस वेदर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इनफैक्ट सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर। दस अ चाइल्ड के जिसके पास एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ फ्रॉम फादर, तो बेटा वो गर्ल चाइल्ड है, और अगर वाई क्रोमोसोम आया फादर से, तो बेटा वो क्या होगा? बॉय चाइल्ड होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ एनिमल्स के अंदर जैसे रेप्टाइल्स, जैसे टर्टल्स, जिनका हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है? फीमेल ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं। और लिजर्ड्स के केस के अंदर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर की वजह से मेल ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्नेल, जिनके इंडिविजुअल जो है वो अपने सेक्स चेंज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है फॉर दैट। तो यहां पे किसी को कुछ पूछना है? तो अगर ऐसे केस में दिखाना हो तो आप एक तरफ क्रॉस दिखाएंगे, एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। एक तरफ क्या हो जाएगा? एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो यहां पे वो क्या हो गया? एक्स एक्स। यहां पे वो क्या हो गया? एक्स एक्स। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो रेशियो जो है वो 1:1 आता है। इसका मतलब है कि किसी भी कपल के पास 50% चांसेस है बॉय के और 50% चांसेस है गर्ल के। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से भी। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, तो 1 का 2, 2 का 4 एंड सो ऑन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं विच लीड्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन होता है, डीएनए मटेरियल नया बनता है, स्मॉल वेरिएशंस उनके अंदर आते हैं, पर इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो विजिबल होते हैं। तो वेरिएशन जो होता है बेसिकली वो इंक्रीज करता है चांसेस सर्वाइवल के किसी भी स्पीशीज के लिए। हेरिडिटी क्या होता है, सिंगल पेरेंट के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जाता है टूवर्ड्स ऑफस्प्रिंग। डिफरेंसेस इन ये जो कैरेक्टर्स में होते हैं इनकी वजह से इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक स्पीशीज के बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम रहता है, पर कैरेक्टर्स क्या बन जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। जैसे ह्यूमन हाइट, किसी कोई छोटा है हाइट में, कोई बड़ा है। देन हम बात करें ईयर लोब्स, किसी के अटैच्ड होते हैं, किसी के डिटैच्ड होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे। एवोल्यूशन क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है ग्रेजुअल चेंजेस का जो टेक प्लेस करते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इकट्ठे होते होते, जो बाद में जाके नई स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने मेंडल, जिन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने प्योर वैरायटीज ली थी पी की जो उनके गार्डन में अवेलेबल थी, और उन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, उसमें टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है। देन उसमें हमने बात की थी कलर ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे वायलेट एंड वाइट, ठीक है। देन शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल। तो ये उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने यूज किए थे। और पी फ्लावर्स जिनको उन्होंने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेट किया था। तो जो पेरेंट उन्होंने पहले लिया दैट वाज अ टॉल प्लांट एंड अ ड्वार्फ प्लांट, जिसको उन्होंने क्रॉस किया तो पता लगा जो ऑफस्प्रिंग आई वो सारे क्या थे, टॉल थे। तो इससे उन्होंने दो चीजें, फर्स्ट टाइम उन्होंने एक ही चीज एक्सेप्ट करी कि टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, और उन्होंने ये देखा कि कोई भी मीडियम नहीं आया। अब अगर कोई मीडियम आता, इसका मतलब है टॉल और ड्वार्फनेस ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मीडियम आता तो इसका मतलब है दोनों ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ सारे टॉल आए, इसका मतलब है शॉर्ट प्लांट अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया। तो हमको लगा शायद जनरेशन में वो खत्म हो गया, अब सारे जो है वो टॉल है। लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स को क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि 3/4 टॉल थे, पर 1/4 जो था वो ड्वार्फ निकल आया। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि F1 प्रोजेनी के अंदर भी ड्वार्फ होने का ट्रेट था, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो प्लांट्स फिनोटाइप हमारे पास क्या हो गए, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो उनके फैक्टर्स क्या क्या है, टीटी एंड स्मॉल टीटी। गेमीट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी, छोटा टी। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो टॉल, देन दूसरा वाला भी टॉल, देन थर्ड भी टॉल एंड फोर्थ भी टॉल। लेकिन F1 जीनोटाइप के बाद जब हम F1 फिनोटाइप की बात करेंगे तो सारे टॉल थे। अब इसके अंदर अगर हम क्रॉस करेंगे F1 का, तो गेमीट्स के आगे टॉल, शॉर्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद टॉल, प्योर टॉल, टॉल एंड प्योर शॉर्ट।
तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको पता होने चाहिए। तो फिनोटाइप कैरेक्टर बता रहा है, ट्रेट बता रहा है, जीनोटाइप कौन से एलील है। तो मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप का रेशियो जो था वो F2 में कितना है, 3:1। एंड मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप का रेशियो जो आया वो कितना आया, 1:2:3। मतलब प्योर टॉल, देन टॉल एंड ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास आता है, जो हमको क्या बताता है कि ऑल्दो alleles of a characters remain together, लेकिन they are separated in subsequent generations। तो डोमिनेंट जीन वो होता है जो अपनी अपीयरेंस ऑर्गेनिज्म के अंदर शो करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन या रिसेसिव जीन। और रिसेसिव जीन वो होता है, वो अपनी अपीयरेंस तभी शो कर सकता है जब उसी के जैसा आइडेंटिकल जीन हो। तो डोमिनेंट इंडिविजुअल भी या कंबाइंड फॉर्म के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो विजिबल होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे टॉलनेस, ड्वार्फनेस, राउंड, रिंकल एंड सो ऑन। तो जीनोटाइप की बात करें तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो इस केस में टॉलनेस के केस में ये 3 हो सकते हैं। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं विद राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास पहले आए F1 में वो सारे राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि राउंड एंड येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। तो अब हमारे पास F2 के अंदर जो जनरेशन हमने ली, राउंड येलो को क्रॉस किया, तो उसमें देखो हमारे पास रेशियो जो है वो 9:3:3:1 आया। तो 9 इस तो रेशियो जो है वो राउंड एंड येलो का था, 3 और 3 रेशियो था राउंड ग्रीन और रिंकल येलो का, मतलब मिक्स ट्रेट्स है। और 1 रेशियो जो किसका था, रिंकल एंड ग्रीन का। तो रिसेसिव भी आया इस केस के अंदर। तो पेरेंटल फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस राउंड राउंड, येलो येलो, रिंकल रिंकल, ग्रीन ग्रीन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या हो जाएगा राउंड राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन, पर जिसमें से डोमिनेंट ट्रेट आएंगे। देन वही सेम F1 प्रोजेनी के अंदर आया, तो राउंड येलो F1 के अंदर। F2 प्रोजेनी के अंदर क्रॉस में तो हमारे पास क्या है, राउंड येलो, लेकिन फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस आ गए राउंड येलो। गैमीट्स कौन से आ गए हमारे पास, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये आ गए। तो इसके अंदर अगेन राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो जब हमने इनको क्रॉस किया तो हमारे पास F2 में ये सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिजल्ट आ गया, जिसका रेशियो 9:3:3:1 आता है। ओके भाई। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है, जब इनहेरिटेंस मोर देन 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का स्टडी किया जाता है साइमल्टेनियसली, तो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर ट्रेट के जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली टू द गैमीट्स। तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट वो कौन होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर। तो डीएनए 2 सेट ऑफ पेयर का बना होता है, उसे कहते हैं जीन 1, और दूसरा जो होता है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसको कहते हैं हम जीन 2। तो एक जीन जो होता है वो डीएनए का यूनिट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिज्म के, जिसका सिंथेसिस एक प्रोटीन जो गवर्न करता है प्रोटीन सिंथेसिस। एग्जाम्पल हमने बात करी थी प्लांट के ग्रोथ की, वो हार्मोन से डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर इस एंजाइम
का अमाउंट सही आएगा तो हार्मोन्स का रिलीज सही होगा, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का, तो प्लांट की ग्रोथ सही होगी। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से एंजाइम रिलीज नहीं हुआ या रप्चर हो गया तो हार्मोन रिलीज भी नहीं होगा पूरा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर हमने ब्लड ग्रुप की भी बात करी थी पिछले लेक्चर्स में। तो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ, जो कंट्रोल करते हैं बाय जीन IA, IB, IO, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप IO जो होता है वो रिसेसिव होता है एज कंपेयर टू IA एंड IB। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप IA या IA-IO हो तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है, A। सिमिलरली बी की बात करते हैं, जीनोटाइप किसका हो, IB या फिर IB-IO, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, B। एंड अगर किसी का जीनोटाइप IO होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। एंड अगर किसी का जीनोटाइप IA-IB होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ये प्रोसेस होता है जिससे हम एक पर्सन का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और उनमें से एक जो होता है बेटा वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके जो X और Y से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा यहाँ पे। तो मेल के पास X और Y क्रोमोसोम होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं Y क्रोमोसोम छोटा होता है इन कंपैरिजन टू X क्रोमोसोम। फीमेल के पास दोनों ही X क्रोमोसोम होते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मदर हैज 22 पेयर्स, साथ में सेक्स क्रोमोसोम XX, फादर हैज 22 पेयर्स, साथ में XY क्रोमोसोम। तो गैमीट्स क्या बन जाते हैं, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। फादर से 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। तो ये हो गए, ये रिप्रेजेंट करता है ओवा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पर्म सेल। तो ऑफस्प्रिंग जब आता है तो या तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह 22 पेयर्स बन जाएंगे प्लस XX। अगर ये कंबाइन करेंगे तो 22 पेयर्स प्लस XY, ये कंबाइन करेंगे 22 पेयर्स प्लस XY, एंड ये करेंगे तो 22 पेयर्स प्लस XY। तो डॉटर डॉटर सन सन, तो 50% रेशियो कितना आ गया, 1:1। लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे टर्टल जिनका हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर की वजह से फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आती हैं। स्नेल्स अपना सेक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हो गए इसके ऊपर बेस्ड। तो किसी के पास कोई डाउट हो किसी पार्ट से लेके तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में।